अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज की वीडियो में यूनिट 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के दौरान जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि हर कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है और हर ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिए गए होते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, उसके बारे में सोचना है कि उसका ताल्लुक क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इस तरीके से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के साथ साथ आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, फोर्स अप्लाई होती है और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, तो उसे हम कहते हैं वर्क डन। दूसरी बात आ रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वो फोर्स होती है जो कि एक्ट करती है टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्किल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो वर्क डन होता है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमेशा क्या होता है। अब इसको समझते हैं मुकम्मल तौर पे। बात यह है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो ये हो गया फॉर एग्जांपल उसका सेंटर। तो जब वो बॉडी यहाँ कहीं पर होती है, ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इस तरफ अप्लाई होती है। और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो कि आप वेलोसिटी से पता कर सकते हो, वो इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट कह लो आप इसको। दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब वो बॉडी रोटेट करते करते यहाँ कहीं पर आ जाती है, तो फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है वो इस तरफ अप्लाई हो रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है या वेलोसिटी है वो इस तरफ हो रही होती है। तो अब भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज। इसका मतलब थ्रू आउट जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री के बराबर बनता है। अब अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें वर्क डन की, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या अगर उसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो एफ एस कॉस थीटा होता है। अब एंगल मैंने बताया लगातार बन रहा है 90 डिग्री के बराबर। अगर मैं पुट करता हूँ cos 90, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वो बराबर आएगा 0 के। इसका मतलब जो वर्क डन है वो आएगा बराबर एफ एस मल्टीप्लाई बाय 0, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। याद रखिए, इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स देर इज़ नो वर्क डन, यानी कि जो वर्क डन है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 0 के। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक बॉडी है जो कि 5 किलोग्राम की है, इज़ मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये उसका पहले वाला मोमेंटम है, पी आई कर देता हूँ। अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक इतने न्यूटन की फोर्स अप्लाई होती है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा। आपने काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है उसको मेजर करना है। ठीक है जी, तो अब एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान का रिलेशन। तो आप देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली बराबर होती है 1/2 mv² के। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूँ m से, तो ये फार्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ऊपर वाले m से m मल्टीप्लाई हो गया m² हो जाएगा, और नीचे वाले के लिए सिर्फ m आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई वाला m है, ये डिवाइडेड वाला। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आएगी 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m कर लो। ये जो mv लिखा हुआ है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, अब हमें तो कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, वो आप मालूम कर सकते हैं अगर आप डिफरेंस ऑफ, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर कर लो, और डिवाइड में 2m एज इट इज़ रहेगा। ठीक है ना, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल एक ही बात है। अब यहाँ पर आप एक बात जानते हैं, इनिशियल मोमेंटम तो हमें पता है, फाइनल हमें निकालना पड़ेगा। फाइनल कैसे निकलेगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बराबर होगा अगर आप चेंज ऑफ मोमेंटम में ऐड कर दें इनिशियल मोमेंटम को। अच्छा, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली बराबर होता है इम्पल्स के, और इम्पल्स बराबर होता है f इंटू टी के। ये आ गया इनिशियल मोमेंटम, ये आ गया फाइनल मोमेंटम। यानी जो चेंज इन मोमेंटम है वो एक्चुअली बराबर होता है f इंटू टी के। फोर्स कितनी थी, फोर्स थी 0.2 और 10 सेकेंड तक एक्ट कर रही है, 0.2 और 10 सेकेंड तक एक्ट कर रही है। ठीक है, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 10 आ गया।
तो ये हो जाएगा 2 + 10, यानी कि फाइनल मोमेंटम जो है वो एक्चुअली हमारे पास बराबर आएगा 12 के। न्यूटन सेकंड कर लो या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल मोमेंटम है 12 का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। m है 5 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, 144 माइनस 100, 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आ गया 44 डिवाइडेड बाय 10। 44 डिवाइड बाय 10, ये आंसर आएगा बराबर 4.4 के। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो एक्चुअली 4.4 जूल्स के बराबर आएगा। 4.4 जूल्स के बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम। कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है एक हल्की बॉडी और एक हैवी बॉडी का वो बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो बताइए विच ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम, इसमें से किसका मोमेंटम जो है वो ज़्यादा होगा। अब रिलेशन तो अभी अभी डिस्कस किया हमने, उसी रिलेशन को अगर हम दोबारा से लिख के बताएं आपको, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली बराबर है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम को अगर अलग करते हैं तो 2m जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। और ये फार्मूला इस बात को जाहिर करता है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो जिस चीज़ का मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा। अब ये कह रहे हैं किसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा हैवी ऑब्जेक्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर थी, मोमेंटम का रिलेशन निकालना था। नंबर 4, 2 बॉडीज़ ऑफ मास 1 kg एंड 2 kgs हैव इक्वल मोमेंटम। इस मरतबा कह रहे हैं मोमेंटम बराबर है। ठीक है, मासेस बराबर डिफरेंट हैं बट मोमेंटम्स इक्वल हैं। देन द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज इज़, जो रेशो होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी का वो कितना होगा कैलकुलेट करना है। इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस मरतबा मोमेंटम सेम है तो कह लेते हैं जो पहली बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी k1 कर देते हैं। मोमेंटम तो सेम है, पहले वाले का मास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले वाले का मास है बराबर 1 किलोग्राम के। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा p² डिवाइड बाय 2 और ये आ गई काइनेटिक एनर्जी 1। ठीक है, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ गई। नाउ हमें अब दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी की बराबर आ जाएगी ke2 कर देते हैं, दूसरी बॉडी का मोमेंटम और फिर दूसरी बॉडी का मास जो कि 2 किलोग्राम के बराबर है। इस मरतबा जो आंसर आएगा वो आएगा p² डिवाइड बाय 4, ये दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सवाल क्या था, उनके काइनेटिक एनर्जीज़ का आपने रेशो निकालना है कि रेशो कितना आएगा। तो रेशो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कराते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है इसको डिवाइड कराते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करा दो, 1 को 2 से, रेशो चाहिए बेसिकली। तो ke1 और ke2 के दरमियान का रेशो ले रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है p² डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आ रहा है p² डिवाइड बाय 4। अब ये कह रहे थे मोमेंटम तो बराबर है, तो मोमेंटम कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 4 ऊपर 2 नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब जो रेशो है वो 2:1 के अंदर आएगा अगर काइनेटिक एनर्जी 1 को डिवाइड करते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 से, 2:1, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h, एक बॉडी है h हाइट से गिर रही है। आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट, आधी हाइट तक गिर जाती है। इट विल पोजेस होगा ये, इट विल पोजेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, हाफ पोटेंशियल, हाफ काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आधी हाइट कवर हो चुकी है। जब भी कोई बॉडी टॉप पोजीशन पर होती है, जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं और वो अपने टॉप पोजीशन पर होती है, मिसाल तौर पर यहाँ से बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, ज़मीन तक टच करने वाली है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर तो जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है क्योंकि बॉडी रुकी हुई है। बिल्कुल जब ज़मीन से टकराने वाला होता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है इसकी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है ज़ीरो के, क्योंकि बिल्कुल ज़मीन से टकराने वाला है। तो आधी हाइट पे क्या होगा,
अगर ये पूरी हाइट बराबर है h के, तो आधी हाइट पर क्या होगा? यकीनन काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है, पोटेंशियल कम होती चली जा रही है, तो आधी हाइट के ऊपर आधी पोटेंशियल एनर्जी आधी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। सिर्फ काइनेटिक नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल नहीं होगी, मोर काइनेटिक लेस पोटेंशियल समथिंग नहीं, हाफ हाफ होंगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी? एक क्वांटिटी है जो कि फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराकर आती है। एक्सेलरेशन नहीं आती, एक्सेलरेशन में फोर्स और वेलोसिटी का ताल्लुक नहीं है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। टॉर्क में फोर्स और मोमेंट आर्म होता है, वर्क में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिकली पावर बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के। पावर जो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, एक्चुअली उसका ये भी एक फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, the minimum velocity given to an object so that it emerges out from gravitational field of earth। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से escape करने के लिए कितनी स्पीड की ज़रूरत है, वो escape velocity of earth कहलाती है। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वो स्पीड है। याद कर लो इसको, क्या कैलकुलेट करना कि अगर इस स्पीड के साथ जो है वो किसी बॉडी को फेंका जाता है तो वो escape कर जाती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। नंबर 8, when 1 joule of work is done on a body in 1 second, power of the body is said to be। अगर किसी बॉडी पर 1 जूल का काम किया जा रहा है 1 सेकेंड में, तो बताइए पावर कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 जूल का वैसे पावर की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब पावर भी बराबर आएगी 1 जूल पर सेकेंड। और आपको पता है ना ये जूल पर सेकेंड बराबर होता है वॉट के, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए पावर इज इक्वल टू 1 वॉट, 1 वॉट के बराबर, 1 वॉट। क्वेश्चन नंबर 9, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हमने तो चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, वो डिपेंड करती है मास ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट पर, दोनों पर, मतलब स्पीड पर नहीं, स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, वो स्पीड पे कैसे डिपेंड कर सकती है, वो तो पोजीशन पर डिपेंड करती है। इट मीन्स ये बात तो गलत हो गई। इसी तरीके से वो शेप पे तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है, शेप और साइज़ का हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये भी बात गलत है। कलर की तो बात ही नहीं करी हमने, और टेम्परेचर भी इस चैप्टर में नहीं आया। एक्चुअली वो डिपेंड करती है ऑन द मास एंड हाइट। कैसे? जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है कैपिटल जी एम ई, मास ऑफ अर्थ, एम बॉडी का मास, और फिर उसका कितना डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, ये कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम उसको लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट। नंबर 10, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स अपॉन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो एस्केप वेलोसिटी होती है किसी प्लैनेट से की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए जिस स्पीड की ज़रूरत होती है उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? मास ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करती है सिर्फ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पर डिपेंड करती है सिर्फ, या मास और रेडियस ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करती है, या डेंसिटी ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करती है? तो अगर हम फार्मूला देखें ना एस्केप वेलोसिटी का, वी ई से जाहिर करते हैं अगर एस्केप वेलोसिटी को, तो बराबर होती है √2 कैपिटल जी एम ओवर आर। तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एम पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, और रेडियस पे डिपेंड करती है कि उस प्लैनेट का रेडियस कितना है। तो मास ऑफ प्लैनेट ओनली नहीं, रेडियस ऑफ प्लैनेट ओनली नहीं, दोनों पे डिपेंड करती है। बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जो इसकी वेलोसिटी है, दोनों पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 10 MCQs वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।